ये बात है जून 2009 की। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर बरीमारू गांव की अनीता बंगेरा ने सोना, पैसा और उसके भाई ने जो उसे मोबाइल दिया था वो सभी चीज लेकर वो अपने घर से भाग जाती है। और इस दौरान उसकी माँ कुसुमा खेतों में काम कर रही थी और घर के बाकी लोग घर से बाहर थे। और अनीता ने जो उस समय सोना लिया था उसकी कीमत करीबन उस वक्त 2.5 लाख से ऊपर की थी। अब अनीता के माता पिता ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने उनसे ऐसा कहा कि शायद 22 वर्ष के किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अनीता को बहकाया और उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। जैसे ही अनीता के लापता होने की अफवाहें फैली तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद वहाँ का माहौल बिगड़ने लगा और हिंसा का रूप ले लिया। लोगों ने वहाँ के थाने का घेराव कर लिया और अनीता के अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। इसके लिए पुलिस ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार किया। इसके बाद पुलिस ने अनीता के कॉल रिकॉर्ड की जाँच की और उसमें एक नंबर पाया जिसमें की अनीता लंबे टाइम तक बात करती थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमें देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें नए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की क्राइम स्टोरी और स्कैम से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस खोज ने पुलिस को मदिकरी में रहने वाले श्रीधर नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया और उसने जो पुलिस को बताया वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद कई सारे राज खुलने थे। श्रीधर ने पुलिस को बताया कि ये सिम उसी के नाम की थी, लेकिन ये सिम उसकी बहन कावेरी इस्तेमाल करती थी जो कि कई दिनों से लापता थी। अब ये एक ऐसे जांच की शुरुआत थी जो कि इस खूनी कहानी के ऊपर से पर्दा हटाने वाली थी। कावेरी भी उसी साल 17 मार्च 2009 से लापता थी और पुलिस ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि कावेरी का केस भी अनीता से मिलता जुलता था। तो पुलिस ने कावेरी का भी कॉल रिकॉर्ड चेक किया और उस रिकॉर्ड से पुलिस को कासरगोड में रहने वाली पुष्पा का पता चला जो कि वो भी पिछले 1 साल से लापता थी। अब जब फिर इस लड़की की भी कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई तो फिर पुलिस कर्नाटक में रहने वाली विनुता नाम की एक लड़की तक पहुंची जो कि वो भी काफी दिनों से लापता थी। फिर इसी तरह पुलिस के द्वारा एक लंबी लिस्ट महिलाओं की तैयार की गई जो कि काफी समय से लापता थी और जिनका आपस में कुछ कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे से काफी लंबे टाइम तक बात करती थी। पुलिस को लगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है जिसमें कि एक लापता महिला के फोन से दूसरी महिला को कॉल किया जा रहा था। हसन के इंटरसिटी बस स्टैंड के शौचालय में मुंह से झाग निकालती हुई एक महिला की लाश पाई गई। शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था और वो अनीता थी जो कि अपने घर से 160 किलोमीटर की दूरी पर पाई गई और ये अनीता के लापता होने के 1 दिन बाद की घटना थी। अब अनीता की बॉडी शादी के जोड़ों में थी लेकिन उसके शरीर पर कोई ज्वेलरी नहीं थी। कावेरी, जिसका मोबाइल नंबर अनीता के कॉल रिकॉर्ड से ट्रेस किया गया था, उसी महीने वो भी मैसूर के एक शौचालय में मरी हुई पाई गई और वो भी उसके घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। इसी तरह पुलिस को 20 लड़कियों की डेड बॉडी मिली और वो भी काफी दूर दराज के शहरों में। पुलिस ने इन सभी लड़कियों की अखबारों में तस्वीरें छपवाई लेकिन इसके बाद भी उनके कोई फैमिली मेंबर नहीं आया, जिसके बाद इस मामले को सुसाइड का नाम देके इस फाइल को बंद कर दिया गया और मौत का कारण जहर बताया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 2 लड़कियों के खून के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए और इन दोनों के ही खून में साइनाइड पाया गया। अब पुलिस ने यहाँ पर बड़ी चतुराई से काम किया। पुलिस ने इस्तेमाल में आने वाले IMEI नंबर को खोजने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया और इसमें ये पाया कि सभी नंबर किसी समय पर मंगलुरु के डेराला काटे नाम के गांव में एक्टिव थे, जिसे धनुष नाम का एक यंग लड़का इस्तेमाल कर रहा था। और जब पुलिस ने उस लड़के से पूछा तो उसने बताया कि ये नंबर उसके चाचा ने उसे दिया था, जिसका नाम मोहन कुमार है और वो एक टीचर थे। जिसके बाद पुलिस ने अक्टूबर 2009 में देश के सबसे क्रूर में से एक सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया। अब सच हमेशा कड़वा, दर्दनाक और भयानक होता है और जो मोहन ने पुलिस वालों को बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहन ने बताया कि उसने 20 नहीं बल्कि 32 महिलाओं का खून किया है। मोहन ने पुलिस को बताया कि वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए बस स्टैंड पर दिन बिताया करता था। वह उनसे कुछ दिन बात करता और बातें बंद कर देता और ये देखता था कि वो लड़कियां उसमें दिलचस्पी ले रही है कि नहीं, और यही दिलचस्पी बाद में बात से लेकर मुलाकातों में बदलती और फिर शादी में बदलती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहन सबसे पहले सभी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता और उसके बाद लड़कियों को अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकने के बहाने उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देता, यानी कि गर्भ निरोधक दवाई देता, जिसमें कि मोहन पहले से ही साइनाइड मिला देता था। वो ऐसा होटलों में नहीं बल्कि रोड साइड चलते हुए उनको दवाई देता था और फिर पब्लिक टॉयलेट में ले जाकर उनसे कहता था कि वो अंदर से दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि उन्हें ये दवाई खाने के बाद बीमारी जैसा महसूस हो सकता है। इन सभी औरतों को दवाई देने के बाद वह अपने होटल में जाता था जहां से वह गहने और पैसे लेकर भाग जाता था। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी महिलाएं आखिर बिना किसी डाउट के मोहन के प्यार में कैसे गिर गई? उन लड़कियों में से किसी ने भी अपने परिवार से बात क्यों नहीं की और 6 साल तक ये हत्या कैसे छुपी रह गई? पहली बात, मोहन ने हर लड़की के लिए अपना अलग अलग पहचान बताया। वह उन सभी लड़कियों से कहता
कि वह सरकारी जॉब में है और वो बिना किसी दहेज के उनसे शादी करने के लिए तैयार है। उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला बल्कि जिस महिला से मिलता तो वो उसी के जाति का बताता, क्योंकि इनमें से सभी लड़कियां लोअर कास्ट की थी और गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और कुछ मजदूर परिवार से थी जो कि शादी के दबाव से जूझ रही थी। या तो कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था या फिर उनके लोअर कास्ट की वजह से उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गरीबी में दहेज देने की, जिसकी वजह से वो लड़कियां मान भी जाती और इन्हीं सभी समस्याओं का फायदा उठाकर मोहन यहाँ पर एंट्री मारता और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता। इस मामले की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग इसे साइनाइड मोहन के नाम से कहने लगे। लेकिन आखिर ये मोहन टीचर से साइनाइड मोहन बना कैसे? मोहन मैंगलोर के गांव के एक स्कूल का टीचर था और उसी दौरान एक महिला ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसको नदी में धक्का दिया है और उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद मोहन ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि ये झूठ है और ये महिला मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए ये मुझे फंसा रही है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार उस महिला को वहाँ के रहने वाले मछुआरों ने बचाया था, जिसके बाद मोहन को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक सोनार से और वहीं पर एक सोनार ने उसे इस साइनाइड के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से इससे ज्वेलरी को साफ किया जाता है। मोहन कुमार की 3 बीवियां थी, जिसमें से कि वो एक को तलाक दे देता है और बाकी 2 बीवियां एक दूसरे से अनजान होती है। अब यही मामला जिसमें कि मोहन 2003 में 1 महीने के लिए जेल जाता है, जिसके बाद मोहन की नौकरी छूट जाती है, लेकिन उसने इस बारे में अपनी दोनों बीवियों को कुछ नहीं बताया। वो रोजाना की तरह ऑफिस के लिए निकलता और बस स्टैंड पर जाकर बैठकर अपना दिन बिताता और इसी दौरान मोहन के दिमाग में ये प्लान आया और जब वो एक बार इस चीज में कामयाब हुआ तो वो ये सारी चीजें करता चला गया, जिसके बाद वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता और सोनार बनकर दुकान से जाकर साइनाइड खरीदता और उस साइनाइड को दवाई में मिलाकर लड़कियों को खिला देता और यही सिलसिला बाद में चलता रहा।